हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों को चलिए हम और आगे पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो पिछली पुरानी टॉपिक पढ़ी थी, उन टॉपिकों को एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम विलयन पढ़ रहे थे, विलयन से संबंधित सारी बातों को पढ़ रहे थे। एक बार हम उन पुरानी बातों को फिर से रिपीट करते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। चलिए देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे विलयन की सांद्रता। इस टॉपिक को पढ़ना हमको, विलयन की सांद्रता। हालांकि ये कल इससे पहले के जो टॉपिक थे जो हमने पढ़ा था संतृप्त विलयन, उससे पहले का ये टॉपिक है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? देखिए, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, सांद्रता का मतलब क्या होता है? मात्रा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विलयन के केस में, अगर विलयन के टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, विलयन से संबंधित किसी भी बात को पढ़ रहे हैं, तो विलयन में हम जो मात्राएं होती हैं, विलयन का जो आयतन होता है, इनको हम किलोग्राम में या सीधे लीटर में नहीं तोलते हैं। तो विलयन को एक निर्धारित पैमाना दिया गया, ठीक है, और विलयन के मानकों को हम लोग सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलयन की मात्रा। क्या होता है? विलयन की मात्रा। एज एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम विलयन की सांद्रता वाले टॉपिक को कक्षा 12 में पढ़ रहे होते, तो कक्षा 12 में विलयन की सांद्रता जो व्यक्त की जाती है, ये 9 विधियों से की जाती है। कितनी विधियों से? 9 विधियों से। विलयन की जो सांद्रता व्यक्त की जाती है वो कितने मेथड से की जाती है? 9 मेथड से। लेकिन इन 9 मेथडों को, इन 9 विधियों को हमें यहां नहीं पढ़ना है, हम कक्षा 12 में इसको पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का मतलब हम विलयन का माप तौल कैसे करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप मार्केट में चीनी लेने गए हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं मुझे 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। बात समझ में आई? तो यहाँ मात्रा को आप देखिए, कहते हैं 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। तो जब 1 किलोग्राम चीनी आप लेते हो, तो क्या जो चीज लेते हो 1 किलोग्राम चीनी, वो तौल कर दिया जाता है ना। अगर आपको सपोज दैट कोई लंबाई वाली चीज लेनी है, तो आप कहते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर चीज हमको चाहिए, तो वो माप कर देता है ना। तो नाप और तौल की प्रक्रिया जो होती है द्रव्यमान और लंबाई के लिए होती है। उसी प्रकार से जब विलयन की कंडीशन आती है, विलयन की परिस्थिति आती है, तो वहां पे हम विलयन के माप तौल को, विलयन की मात्रा को व्यक्त करना सांद्रता कहलाता है। बात समझ में? ठीक है, विलयन की मात्रा व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपका सांद्रता कहलाता है। तो अगर इसी टॉपिक को हम कक्षा 9th में पढ़ रहे होते, 12th में पढ़ रहे होते, तो ये विलयन की जो सांद्रता व्यक्त करनी है, इनकी कुल हम 9 विधियां पढ़ते हैं। जिनमें से आपके पहले विधि का नाम होता है विलयन का ग्राम प्रतिशत, दूसरा जो मेथड होता है विलयन का आयतन प्रतिशत, तीसरा जो मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं विलयन का भार आयतन प्रतिशत, चौथा जो होता है विलयन की मोलरता, पांचवा मोललता, छठवां नॉर्मलता, सातवां मोल प्रभाज, आठवां विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, विलयन की पीपीएम सांद्रता। कुल मिला जुला करके ये 9 प्रकार की सांद्रताएं व्यक्त की जाती है। हालांकि हमको यहाँ इसे नहीं पढ़ना है, हम इसे 12th में पढ़ेंगे। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? बात समझ में आई? विलयन की मात्राओं को जिस रूप में व्यक्त करते हैं, विलयन की मात्राओं को हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने की विधियों को ही हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम कल के टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था, जिसका नाम था संतृप्त विलयन, जो कि विलयन का एक प्रकार है। विलयन का एक प्रकार है। चलिए देखिए, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि किसी निश्चित ताप पर वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है। किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, उस विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। बात समझ में आई? उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब ये पूरी कही गई बात को जरा हम एक्सपेरिमेंट के दौरान समझते हैं।
सबसे पहली बात कि संतृप्त विलयन के केस में हमारा जो ताप होना चाहिए निश्चित क्यों होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने परिभाषा में आपको बताया कि किसी निश्चित ताप पर, परिभाषा में मैंने आपसे कहा कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा का घुलना बंद हो जा रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे, उस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम विलयन की निश्चित मात्रा के विषय में, जो हमारा विलयन है इसके निश्चित ताप के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्यों ये ताप जरूरी है, क्यों विलयन का टेम्परेचर जो है स्थिर रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, आइए देखते हैं। देखिए हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें हम आपको बताएंगे कि जो विलयन होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो विलयन जो होता है ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। विलयन जो होता है ये टेम्परेचर पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप विलयन की सांद्रता बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो ताप के जरिए होगा। पहला तो आप उनकी मात्राओं में सीधे विलेय और विलायक की मात्राओं में बढ़ोतरी करके कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा हमारे पास सोर्स होता है ये ताप का होता है। एज एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आपने ले लिया एक बीकर, तो भाई इस बीकर में आपने रख दिया 1 लीटर जल। ये आपने ले लिया बीकर और बीकर में क्या किया, 1 लीटर जल रख दिया। अब इस बीकर में आपका 1 लीटर जल है, तो भाई निर्धारित रूप से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी निश्चित मात्रा के विलायक में एक निश्चित विलेय पदार्थ ही घोला जा सकता है। विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लीटर को पानी को ले लिए तो उसमें जितना मन उतना विलेय पदार्थ घोल दीजिए, बिल्कुल नहीं। एक निर्धारित मात्रा तक उसमें घुलेगा, उसके बाद उसका घुलना बंद हो जाएगा। तो भाई आप मान लेते हैं 1 लीटर चीनी आपने पानी ले लिया और इस 1 लीटर पानी में आपने क्या किया, 1 किलोग्राम चीनी घोल दिया। 1 किलोग्राम चीनी घोल दिया। तो देखिए यहां जरा कि 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी की मात्रा जो थी आसानी के साथ घुल गई। अब इसके बाद आप अगर चीनी की जरा से भी मात्रा डालेंगे तो बिल्कुल नहीं घुलेगा, इसे ऊपर क्रिस्टलीय रूप में पड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन पर ये विलयन हमारा जो बनकर के तैयार होगा, जब घुलना बंद हो जाएगा उस कंडीशन पर जो विलयन बनकर के तैयार होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर यहाँ विलयन का टेम्परेचर आप निश्चित नहीं रखेंगे, जैसा कि परिभाषा मैंने बताया कि निश्चित ताप पर ये काम होता है, तो यही जरा देखिए। अब जैसे घुलना बंद हो गया, 1 किलोग्राम चीनी से अगर आप एवब डाल रहे हैं तो वो घुल नहीं रहा है। तो अब इस परिस्थिति में चीनी की मात्रा आप और बढ़ाना चाहते हैं कि हम 1.5 किलो चीनी घोल दें, तो कैसे घोलेंगे, आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ना। लेकिन अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी है तब आप कैसे घोलेंगे। देखिए तब घोलने के लिए आप ये जो विलयन बनकर के तैयार हुआ 1 लीटर पानी और 1 किलोग्राम चीनी का, आप इसे ताप दे दो। क्या दे दो, टेम्परेचर दे दो। जब इसे आप ताप देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो विलयन आपका पूरी तरीके से ड्राई विलयन बन चुका है, एक संतृप्त सूखा विलयन बन चुका है, ये विलयन धीरे धीरे फिर से कुछ मात्रा में आपका लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब यहां पे आप चीनी की मात्रा और अधिक बढ़ा सकते हो। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर का यहां पे बहुत अहम योगदान होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में जब विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद इसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इसकी परिभाषा देखिए। किसी निश्चित ताप पर किसी ताप पर यदि विलयन, ठीक है, किसी ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी संतृप्तता से कम हो, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी संतृप्तता से कम हो, इसका मतलब क्या है कि वो विलयन सैचुरेट नहीं हुआ है, संतृप्त नहीं हुआ है, होने वाला ही है। बात समझ में आई। जैसे कि अभी पिछला जो विलयन बताया मैंने जिसका नाम था संतृप्त विलयन, उस संतृप्त विलयन का जो भी कंडीशन था वो कंडीशन पूरा ना हो पाए उससे थोड़ा सा पहले
मतलब भाई जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे इसको कि आप 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर पानी में आपका कुल कितना किलोग्राम चीनी घुल सकता है? 1 किलोग्राम। मान लेते हैं सपोज दैट कि हम 1 किलोग्राम चीनी को 1 किलोग्राम पानी में ही घुल सकते हैं, और अगर पानी की मात्रा ना बढ़ाए तो हम चीनी की मात्रा और अधिक नहीं कर सकते। क्लियर? तो अभी इस परिस्थिति में आप 1 किलोग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, और इसके बाद अगर चीनी की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं तो वो नहीं घुलेगा। तो आप क्या करो, 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम घोल दो। ठीक है? जैसे ये आपका बीकर हो गया, इस बीकर में आपने 1 लीटर पानी लिया। अब 1 लीटर पानी में आप क्या करो, 900 ग्राम चीनी घोल दो। आपने क्या किया, 900 ग्राम चीनी को घोल दिया। तो भाई 1 किलोग्राम अगर चीनी घोलते आप तब ना ये विलयन संतृप्त विलयन बनता, लेकिन इस बार आपने क्या किया है, संतृप्तता से कम कर दिया है। जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा को संतृप्तता से कम कर दिया है। तो इस परिस्थिति में जो विलयन बनेगा इसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। बात समझ में आई? संतृप्त विलयन क्या होता है? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक वैज्ञानिक थे ग्राहम साहब, उन्होंने पदार्थों को विलयनों के रूप में वर्गीकृत किया था। तो उन्होंने 2 रूप बताए थे, जिनमें से एक रूप होता है निलंबन और जो दूसरा रूप होता है इसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी। कोलाइडी विलयन, 2 प्रकार की ये विलयन ग्राहम साहब के अकॉर्डिंग। तो निलंबन क्या होता है? देखिए, निलंबन एक विषमांगी तंत्र होता है। निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी तंत्र होता है, और इस विषमांगी तंत्र में विलेय के कण विलायक में समाविष्ट रूप से मिले हुए होते हैं, पूरी तरीके से घुला नहीं हुआ होता है। अगर इस विलयन को हम जो विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ को अलग करना चाहे तो हम छनन विधि के द्वारा इस जो निलंबन का विलयन होता है, इस निलंबन के विलयन से हम विलेय के कणों को अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण समाविष्ट रूप से हमारा जो विलायक होता है उसमें घुले होते हैं। ठीक है, और यदि हम विलेय के कणों को पृथक करना चाहें तो हम बहुत आसानी के साथ छनन विधि से निलंबन के कणों को अलग कर सकते हैं। निलंबन के जो विलयन है, इनके विलेय कणों को हम बहुत आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक गुण और होता है कि यहाँ पे जो विलेय के कण होते हैं ये हम नग्न आंखों से इन्हें देख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो निलंबन क्या होता है, बात समझ में आ रही है आपको? निलंबन आपका एक विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? ये एक विषमांगी तंत्र होता है, और इसमें जो हमारे विलेय के कण होते हैं, ये विलेय के कण हम आसानी के साथ देख सकते हैं, और इस विलयन से विलेय के कणों को हम पृथक भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद जो कोलाइडी विलयन है, देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन एक समांगी तंत्र होता है। कोलाइडी विलयन एक समांगी तंत्र होता है, और इस समांगी तंत्र में हमारा जो विलेय का कण होता है ये पूरी तरीके से विलायक में घुला हुआ होता है। किसी भी परिस्थिति में हम कोलाइडी विलयन से विलेय के कणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, और विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कोलाइडी विलयन में कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और अगर हम कोलाइडी विलयन को अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें तब भी उस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारे जो विलेय के कण हैं ये नीचे नहीं बैठेंगे, ये उसी में घुले रहेंगे पूरी तरीके से। जबकि निलंबन में क्या होता है, अगर इन्हें हम शांत छोड़ दें तो जो विलेय के कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका कोलाइडी विलयन, ये आपका निलंबन। एक बार परिभाषा फिर से सुनते हैं। निलंबन एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें विलेय के कण समाविष्ट रूप से पूरे विलयन में खुले होते हैं, इधर उधर गति कर रहे होते हैं, और निलंबन में जो विलेय पदार्थ के कण होते हैं, इनका जो कण होता है बहुत आसानी के साथ हम नग्न आंखों के साथ देख सकते हैं। और अगर हम निलंबन के वाले विलयन को कुछ देर के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, अस्थायी रूप से छोड़ दें, तो यहाँ के जो विलेय कण है ये कण नीचे बैठ जाते हैं, और हम अगर चाहें तो निलंबन से जो विलेय के कण है इन्हें छनन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है,
और अगर हम बात करें यही कोलाइडी विलेन की, तो कोलाइडी विलेन क्या है कि अगर हम चाहें तो कोलाइडी विलेन से विलेय के कणों को किसी भी परिस्थिति में हम अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है, जो हमारे कोलाइडी विलेन होते हैं इनमें जो उपस्थित विलेय कण होता है, इनके कणों का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, और अगर इन्हें हम अस्थायी रूप से छोड़ भी दें तब भी ये क्या होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपका कोलाइडी विलेन हो गया। अब इसके बाद है टिंडल प्रभाव। ये सारी चीजें हम इंटर सेकेंड ईयर में जाकर के बहुत डीपली पढ़ेंगे। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को आपने जरूर देखा है। ठीक है। टिंडल प्रभाव का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट को आपने निर्धारित तौर से जरूर देखा है। कहां देखा है? देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मी का अगर मौसम हो या फिर कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी कोई भी, जैसे ये आपका मान लीजिए घर हो गया, ठीक, ये आपका घर हो गया। अगर आपके इस घर में दीवार में कहीं हल्का सा छिद्र हो, दीवार में कहीं हल्का सा छिद्र हो, तो आप क्या देखते हैं कि अगर वो रोशनी यहां आ रही है तो ये रोशनी में ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे से कण ऐसे दिखाई देते कि नहीं देते? यही जो घटना होती है ना, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। टिंडल प्रभाव जो कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं। इसमें आपको ऐसे प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देगी और इस प्रकाश की किरण में ढेर सारे छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब हम प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं, किस विलयन में से? वास्तविक विलयन में से। तो चूंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरणों का जो प्रकीर्णन होता है वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इन्हीं प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, और वही प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमको, वो प्रकाश की किरण जहां से गुजरती है वो मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और ये जो मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो टिंडल प्रभाव के विषय में कल एक बार फिर से पढ़ते हैं, उन्हें कल एक बार फिर से समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम उससे अगले वीडियो में एक बार अगेन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये जो टिंडल प्रभाव है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम इंटरमीडिएट में एक बार फिर से पढ़ेंगे और बहुत डीपली पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।